इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र में पानी का स्तर बढ़ चुका है और साथ ही भयंकर सूखा पड़ने के कारण अब धरती इंसानों के रहने के लायक नहीं बची थी। इसीलिए इंसानों ने धरती को छोड़कर अब स्पेस में अपने शेल्टर बना लिए हैं। लेकिन इन्हीं शेल्टर्स में से कुछ शेल्टरों ने मिलकर खुद को एड्रियन रिपब्लिक घोषित कर दिया है, जिसके बाद इस एड्रियन रिपब्लिक ने बाकी सभी शेल्टर्स के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है, जिसकी वजह से अब एड्रियन रिपब्लिक और एलाइड फोर्सेस के बीच में भी पिछले कई सालों से सिविल वॉर जारी था। इसके बाद हम मिलते हैं कैप्टन युंग जंग ई से, जो कि एक एलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ने वाली सबसे खास सिपाही थी, क्योंकि कैप्टन युंग ने अपने साथियों को पता नहीं कितनी ही लड़ाइयों में जीत दिलवाई थी। इसके बाद हम कैप्टन युंग को ऐसी एक लड़ाई के बीच में देखते हैं जहां वो चारों तरफ से रोबोटिक सिपाहियों से घिरी हुई थी और ये सभी रोबोट एक के बाद एक हमले करके कैप्टन युंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कैप्टन युंग उनके हर हमले का जवाब देते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन युंग के हाथ में एक गोली लग जाती है और तब हमें पता चलता है कि कैप्टन युंग भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है और अभी तक जो भी लड़ाई कैप्टन युंग और उन रोबोट में हो रही थी वो सभी बस एक कंप्यूटर से बनाई हुई सिमुलेशन का हिस्सा था, असलियत नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोनाइट नाम की एक कंपनी जो कि कैप्टन युंग जैसे दिखने वाले कई सारे रोबोट्स बना रही थी ताकि वो इन सभी रोबोट्स का युद्ध में इस्तेमाल कर सकें। और क्योंकि कैप्टन युंग एक महान योद्धा थी इसलिए उनके क्लोन ये एआई रोबोट लड़ने में काफ़ी माहिर थे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोनाइट की उस लैब में आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, जहां लैब के चीफ किम सांग उन्हें उनकी लैब में चल रही रिसर्च की जानकारी एक प्रोजेक्शन के माध्यम से देते हैं, जहां वो उन सभी को बताते हैं कि कैसे कैप्टन युंग उन्हें कई सारी लड़ाइयों में जीत दिलाई है। लेकिन ऐसी ही एक लड़ाई में वो काफ़ी चोटिल हो गई थी, जिसके बाद वो इलाज के दौरान कोमा में चली गई थी। इसलिए क्रोनाइट ने उनसे उनके परिवार की इजाज़त से उनके ब्रेन की कॉपी करके एक एआई रोबोट बनाया जिसमें कैप्टन युंग की सारी खूबियाँ मौजूद थी। इसके बाद हम मिलते हैं उस लैब की लीडर युन सी युन से, जो कि असल में कैप्टन युंग की बेटी थी और इसी वजह से अपनी माँ से जुड़े इस प्रोजेक्ट में उसका पूरा मन लगा हुआ था। इसके बाद वो सभी आर्मी ऑफिशियल्स को बताती है कि असल में ये एआई रोबोट अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वो सभी आर्मी ऑफिशियल्स को विश्वास दिलाती है कि वो जल्द ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी ताकि इस युद्ध में एलाइड फोर्सेस की जीत जल्द से जल्द हो सके। लेकिन असलियत तो ये थी कि कैप्टन युंग का एआई रोबोट बार बार उस सिमुलेशन को पार नहीं कर पा रहा था और उस सिमुलेशन को पास किए बिना वो सभी उस रोबोट को जंग में नहीं भेज सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि युन अपनी माँ के एआई रोबोट जिसका नाम जंग ई रखा गया था उसे डिसमेंटल करने से पहले उसका आखिरी इंटरव्यू लेती है। असल में क्रोनाइट लैब के जो भी एआई रोबोट उस सिमुलेशन को पार नहीं कर पाते थे उसे ऐसे ही डिसमेंटल कर दिया जाता था। डिसमेंटल करने से पहले युन जंग ई से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन जैसे ही जंग ई होश में आती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि आखिरकार उसका ब्रेन था तो कैप्टन युंग की ही एक कॉपी। इसी वजह से कैप्टन युंग खुद को एक रोबोट की तरह देखकर घबरा जाती है। इसके कुछ समय बाद उस रोबोट को डिसमेंटल कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युन का एक साथी कर्मचारी उसे बताता है कि असल में वो शुरू से ही उसकी माँ कैप्टन युंग का बहुत बड़ा फ़ैन है, क्योंकि वो बचपन से ही उनकी लड़ाइयों के किस्से सुनकर बड़ा हुआ था। जिसके बाद युन उसे बताती है कि असल में उसकी माँ अपने लिए लड़ने नहीं जाती थी बल्कि अपनी बेटी के लिए लड़ने जाती थी, क्योंकि युंग को बचपन में लंग कैंसर था जिसके इलाज के पैसे इकट्ठा करने के लिए उसकी माँ को बार बार लड़ाई पर जाना पड़ता था। और जब उसकी सर्जरी होने वाली थी तो वो आखिरी दिन था जब उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था और तब से लेकर आज तक उसकी माँ कोमा में ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि युन अपना काम खत्म करके वापस अपने घर जाती है, जहाँ रास्ते में हम उस स्पेस में बसे शहर को देखते हैं जो कि ऊपर से देखने में तो बहुत ही एडवांस और हाईटेक लगता है, लेकिन आज भी वहाँ गरीबी और भुखमरी की कोई कमी नहीं थी। घर जाने से पहले युन अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती हैं, जहां वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसका लंग कैंसर फिर से बढ़ चुका है, जिसके कारण अब उसके पास केवल 3 महीने का टाइम बचा है। इसके बाद डॉक्टर युन को उसके पास मौजूद ऑप्शंस के बारे में बताता है,
जहां वो युन को बताता है कि असल में वो 3 तरीकों से अपना रोबोटिक क्लोन बनवा सकती है, जो कि उसके मरने के बाद भी हमेशा के लिए इस दुनिया में जिंदा रहेगा। जिसमें से पहले 2 रोबोटिक क्लोन्स बनवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन तीसरे रोबोटिक क्लोन को बनवाने के लिए क्रोनाइट कंपनी उससे कोई पैसा नहीं लेगी। लेकिन क्लोन को बनाने के बाद क्रोनाइट कंपनी उस क्लोन को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, और यही कारण था कि आज क्रोनाइट कंपनी कैप्टन युन के इतने सारे क्लोन रोबोट बना पा रही थी, क्योंकि बचपन में युन के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें उस तीसरे क्लोन को बनाने की इजाज़त कंपनी को देनी पड़ी, जिसके कारण आज क्रोनाइट कंपनी जैसे चाहे वैसे उस क्लोन को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एक दूसरे जंग ई के रोबोट पर क्रोनाइट के सभी साइंटिस्ट मिलकर फिर से उस पर एक सिमुलेशन टेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार वो सिमुलेशन को और भी मुश्किल बनाने के लिए वो शुरू में उस रोबोट के पैर पर गोली मार देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि पैर पर गोली लगे होने के बावजूद भी कैप्टन युन उन सभी रोबोट पर भारी पड़ रही थी और अपनी लड़ाई बहादुरी से लड़ रही थी। लेकिन इस बार भी सिमुलेशन के अंत तक आते आते कैप्टन युन को फिर से गोली लग जाती है और ये रोबोट भी सिमुलेशन को पार नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोनाइट कंपनी का चेयरमैन युन से मिलने लैब में आता है, जहां हमें सबसे पहले तो पता चलता है कि उस लैब के चीफ किम, जिसे अभी तक हम एक नॉर्मल इंसान समझते थे, वो भी एक क्लोन रोबोट है। जिसके बाद चेयरमैन लीडर को बताता है कि अब उन्हें AI रोबोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडियन रिपब्लिक और एलाइड फोर्सेस के बीच समझौता होने के बाद अब वो युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए अब उन्हें युद्ध में लड़ने वाले रोबोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अब से उनकी कंपनी सिर्फ घरेलू काम करने वाले रोबोट्स ही बनाएगी। ये सुनकर युन बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वो रोबोट थी तो उसकी माँ की ही एक कॉपी, जो कि अब घरेलू काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ किम जंग ई पर बार बार सिमुलेशन रन करने की कोशिश करता है, लेकिन जंग ई बार बार उसमें फेल होती जा रही थी। असल बात तो ये थी कि ये प्रोजेक्ट किम का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके बंद होने के बाद वो काफ़ी दुखी था, लेकिन अचानक वो सभी पर बंदूक तान देता है और उन्हें क्लोन को रिस्टार्ट करने का आदेश देता है। लेकिन अचानक चेयरमैन किम को हेडक्वार्टर बुला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युन जंग ई का डाटा चेक कर रही थी कि तभी वहाँ उसके साथी कर्मचारी जैक विंग की एंट्री मिलती है, जिसके बाद वो जैक विंग के रूम में उससे मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ के क्लोन रोबोट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसके बाद जैक विंग उससे बताता है कि हेडक्वार्टर के आदेश पर उसने ऐसा किया, क्योंकि हेडक्वार्टर अब उस रोबोट को एक सेक्स टॉय की तरह बेचना चाहता है। जिसके बाद वो युन को याद दिलाता है कि क्रोनाइट जैसे चाहे वैसे उस रोबोट का इस्तेमाल कर सकती है और इसकी इजाज़त बचपन में युन ने ही उन्हें दी थी। इस बात से दुखी होकर युन वहाँ से चली जाती है और सीधा रिसर्च रूम में जाकर अपनी माँ के क्लोन रोबोट को एक्टिव कर देती है। जिसके बाद कैप्टन उससे अपनी बेटी के इलाज के बारे में पूछती है, जिस पर युन उन्हें बताती है कि उनकी बेटी का इलाज सफल हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर कैप्टन को बहुत शांति मिलती है। जिसके बाद वो युन को बताती है कि असल में उनकी बेटी ने सर्जरी से पहले उन्हें अपनी एक छोटी सी गुड़िया दी थी, जो गुड़िया कैप्टन को अपनी प्यारी बिटिया की याद दिलाती थी। लेकिन युद्ध के दौरान कैप्टन से वो गुड़िया कहीं खो गई थी, जिसका उन्हें बहुत अफसोस होता है। और तब युन को भी समझ में आ जाता है कि शायद इसी अफसोस के कारण कैप्टन अभी तक वो सिमुलेशन पार नहीं कर पा रही थी। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और उस लैब के सभी साइंटिस्ट जंग ई का एक आखिरी सिमुलेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार सिमुलेशन शुरू करने से पहले युन अकेले में जंग ई को उसकी सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो युद्ध के बाद कोमा में चली गई और कैसे क्रोनाइट ने उनके ब्रेन की कॉपी करके उनके जैसे कई क्लोन रोबोट्स बना लिए हैं। इसके कुछ ही समय बाद वो सभी साइंटिस्ट उस सिमुलेशन को शुरू कर देते हैं और इस बार भी जंग ई उन सभी रोबोट से बहादुरी से लड़ती जा रही थी। लेकिन हमेशा की तरह आखिर में फिर से जंग ई को गोली लग जाती है और फिर से जंग ई मारी जाती है और ये देखकर लैब में खड़े सभी साइंटिस्ट निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका आखिरी मौका था। जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट फिर से जंग ई को डिसमेंटल करने के लिए लेने जाते हैं,
लेकिन इस बार वहाँ कुछ अलग हो रहा था और ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ जो भी हो रहा था वो सब कैप्टन जानती थी। उधर जब चीफ किम सिमुलेशन की फुटेज दोबारा देखता है तो उसे पता लगता है कि असल में जंग ई को तो कोई गोली लगी ही नहीं है और ना ही वो इस बार सिमुलेशन में मारी गई थी। जिसके बाद वो पूरी लैब में अलार्म बजा देता है ताकि कोई भी इंसान या रोबोट उस फैसिलिटी से बाहर ना जा पाए। उधर कैप्टन भी वहां से भाग जाती है, जहां वो कंपनी की एक ऐसी फैसिलिटी में पहुंच जाती है जहां उसके जैसे कई सारे रोबोट्स रखे हुए थे। तभी वहां कुछ पुलिस रोबोट्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी रोबोट्स कैप्टन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद कैप्टन उन सभी रोबोट से लड़ने में बिजी हो जाती है। तभी लैब में यून अपनी माँ से जुड़े सारे डेटा को डिलीट कर देती है और जंग ई को ढूंढने निकल जाती है। उधर हम देखते हैं कि कैप्टन को रोकने के लिए उस फैसिलिटी में और भी पुलिस रोबोट्स आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर कैप्टन को डोमिनेट करने लगते हैं। जिसके बाद वो कैप्टन का एक हाथ काट कर निकाल देते हैं और जैसे ही रोबोट कैप्टन को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ यून आ जाती है और उस रोबोट को आकर बंद कर देती है। तभी वहाँ बाकी के पुलिस रोबोट्स भी आ जाते हैं और कैप्टन यून को मार देते हैं। जिसके बाद यून एक दूसरे रोबोट का सहारा लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो पुलिस रोबोट्स उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिसे मारा है वो असली कैप्टन नहीं है, बल्कि यून ने आखिरी समय पर एक दूसरे रोबोट में अपनी माँ का कंप्यूटर ब्रेन डाल दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यून और कैप्टन ट्रेन में चढ़कर उस फैसिलिटी से दूर जाने की कोशिश करते हैं और अब तक कैप्टन को भी पता चल चुका था कि यून ही उसकी बेटी है। तभी हम देखते हैं कि चीफ किम पहले से ही उस ट्रेन में मौजूद था। अब क्योंकि किम भी एक रोबोट था, इसलिए कैप्टन और किम के बीच एक भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जिसके कुछ ही देर बाद वहां बाकी के पुलिस रोबोट्स भी आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर कैप्टन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी तरह कैप्टन उन सभी को एक एक करके उस ट्रेन से दूर ले जाने में कामयाब हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद वो ट्रेन एक जंगल के पास आकर रुक जाती है, जहाँ यून कैप्टन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और उन्हें समझाती है कि अब उसके पास वैसे भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद कैप्टन यून को अपने गले लगा लेती है, जिस तरह से बचपन में लगाया करती थी। इसके बाद कैप्टन वहां से भाग जाती है और जंगल में जाकर कहीं गुम हो जाती है ताकि क्रोनाइट कंपनी उसे कभी ना ढूंढ पाए। तो ये थी जंग ई फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।